इंटरमीडिएट्स यूज कर सकते हैं और दो टाइप के मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट्स थे जी फ्री रेडिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूलर स्पीशीज और ट्रांजिशंस कॉम्प्लेक्सेस। मैकेनिज्म की टाइप्स थी चेन और नॉन चेन। फिर हमने कुछ बात की थी एजम्पशंस की। दो टाइप की एजम्पशन कॉमनली ली जाती है। एक है सूडो स्टेडी स्टेट। इन दैट केस वी से द concentration of intermediate is very small and as a result rate of change of concentration with respect to time is also small, dx by dt, which is essentially rate of reaction of the intermediate. So we say that is equal to 0. जो दूसरी चीज थी वो थी कि हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो टोटल कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर यूजुअली कैटलिस्ट की, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक फॉर्म जो है वो कॉन्जुगेटेड है और एक अनकॉन्जुगेटेड है, एंड द टोटल कंसंट्रेशन इज बेसिकली अ सम ऑफ दीज। उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें दो फर्दर पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वन ऑफ देम दैट द कॉन्जुगेटेड फॉर्म हैज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इक्विलिब्रियम एज्यूम कर लें कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम with its original species, like reactant and that catalyst form a conjugate, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। एक रिएक्शन था और उसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी। रिएक्शन था a plus b goes to ab, इरिवर्सिबल था, which means it only happens in the forward reaction, और ओवरऑल रेट इक्वेशन थी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू के सी बी स्क्वेयर, सी ए नहीं था। अब हमने कहा कि बिकॉज दिस इक्वेशन डज नॉट मैच स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, इट मींस नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, देन वी मस्ट ब्रेक दिस डाउन। तो हमने कहा कि दिस रिएक्शन एक्चुअली हैपेंस एज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। पहले एक दो मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं A2, and then that A2 reacts with B to form the product. और हम इनिशियली अज्यूम करते हैं कि तमाम रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। This itself is two reactions. This is two reactions. तो total 4 elementary steps can be considered for this mechanism. हम इन चारों का रेट लिखते हैं K1 CA square, K2 CA2 star, K3 CA2 star CB, K4 CA CAB etc. उसके बाद हमें जो रेट ऑफ प्रोडक्शन पता है एक्सपेरिमेंटली वो प्रोडक्ट का है, और प्रोडक्ट आ रही है 3 में और 4 में। 3 में ये प्रोडक्ट है, एज अ रिजल्ट इट कम्स विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट बनेगी इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन। 4 में इट अपीयर्स एज अ रिएक्टेंट, विच मीन्स के जितनी कंज्यूम होगी इट विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली at what rate it is formed in 3 minus at what rate it is formed in 4. तो rate of reaction of 3 minus rate of reaction of 4. इसमें सारी चीजें मेजरेबल हैं सिवाय कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट के। तो अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम इस कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को इलिमिनेट करते हैं। उसके लिए वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द इंटरमीडिएट। 1 में एज अ प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन, 2 में एज अ रिएक्टेंट नेगेटिव साइन, 3 में एज अ रिएक्टेंट नेगेटिव साइन, 4 में एज अ प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन। फिर हम अप्लाई करते हैं सूडो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन शुड बी 0, and then we take intermediate on one side, everything else on the other side, and simplify our equation to be this. इसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं और ओवरऑल जनरल रेट इक्वेशन हमारी ये बनती है। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज द थ्योरेटिकली डिराइव्ड रेट इक्वेशन एंड इट कैन और कैन नॉट बी करेक्ट। डज इट एक्सप्लेन आवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस? उसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर डायरेक्ट फॉर्म मैच हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट फॉर्म मैच ना हो तो फिर आप
बारी बारी रेट कांस्टेंट्स को जीरो एज्यूम करते हैं या नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं। इफेक्टिवली दैट इज इक्वल टू सेइंग कि जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपने नेग्लिजिबली स्मॉल एज्यूम किया, दैट रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। एक डायरेक्शन में होता है। अगर K1 और K2 दो रेट कांस्टेंट थे फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, आपने कहा K2 इज वेरी स्मॉल, दैट मींस रिएक्शन अकर्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद K1 रेट कांस्टेंट, और बैकवर्ड उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। और किसी हद तक इसका क्लू हमें यहां से भी मिलता है जब वो कहते हैं द इरिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी गोज टू ए बी। तो इसका मतलब है कि कम से कम एक स्टेप सिस्टम में ऐसा जरूर होना चाहिए जो इरिवर्सिबल है। जो भी आपने एलिमेंट्री मैकेनिज्म प्रपोज किया है उसमें कम से कम एक स्टेप इरिवर्सिबल जरूर है, अदरवाइज ये पूरा रिएक्शन भी रिवर्सिबल होना चाहिए था। अगर सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होते तो पूरा प्रोसेस भी रिवर्सिबल होता। अगर यहां पे इरिवर्सिबल है, दैट मींस एट लीस्ट वन स्टेप इन द प्रोसेस मस्ट बी इरिवर्सिबल। तो हम क्या करते हैं, एक दफा हम K2 को जीरो करते हैं, दैट मींस हम पहले रिएक्शन को इरिवर्सिबल एज्यूम कर रहे हैं। एक दफा हम K2 को सॉरी K4 को जीरो एज्यूम करते हैं, दैट मींस हम सेकंड रिएक्शन को इरिवर्सिबल एज्यूम कर रहे हैं। और दोनों सूरतों में जो हमारी फॉर्म है, इट स्टिल डज नॉट मैच ओरिजिनल रेट इक्वेशन। ये वाली क्लोज है, लेकिन इसमें यहां पे A है और रिपोर्टेड इक्वेशन में यहां पे B था, तो दिस डज नॉट मैच। ये वाली तो फॉर्म ही डिफरेंट है। द बॉटम लाइन इज कोई भी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हमारी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन को मैच नहीं कर रही। दैट मींस आपका रिएक्शन इस तरह नहीं हो रहा जैसे आपने मैकेनिज्म प्रपोज किया है। तो अब हम मैकेनिज्म डिफरेंट प्रपोज करते हैं, और मैंने कहा था कि व्हाट यू कैन डू is we can assume that the reaction actually starts with B. 2B goes to B2 star, then B2 star attacks A and forms B star, sorry, and forms B and AB. और फिर आप इसी तरह पहले चार रिएक्शन लिखेंगे, फिर RAB लिखेंगे, फिर RB2 स्टार लिखेंगे, उसको जीरो करेंगे, B2 स्टार निकालेंगे, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, आपके पास इससे मिलती जुलती एक रेट इक्वेशन आएगी। फिर आप उसमें K2 और K4 को बारी बारी जीरो करके देखेंगे, एंड यू विल सी कि व्हेन यू डू K2 इक्वल टू जीरो you get this kind of rate equation, but with RAB is equal to half K1 CB squared। और ये वही रेट इक्वेशन है जो आपको मिली थी। अब इसमें आ रहा है 1/2, तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ 1/2 आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली तो सिर्फ K था, तो दैट इज नो प्रॉब्लम। इसलिए कि K इटसेल्फ एक रेट कांस्टेंट है। आपने फॉर्मेट मैच करना है इक्वेशन का, उसकी एग्जैक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है, थ्योरी के थ्रू वैल्यू आ रही है K1/2। एक्सपेरिमेंटल जो मेजर कर रहा है उसे सिर्फ रेट कांस्टेंट नजर आ रहा है, उसको नहीं पता कि वो रेट कांस्टेंट स्केल्ड अप या स्केल्ड डाउन तो नहीं है। सो इट्स फाइन। अगर K1/2 आता है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, RAB इज इक्वल टू K1 प्राइम CB स्क्वायर, and that K1 prime CB square is now the same equation as you saw here, like, ठीक है ना। तो फॉर्मेट का मैच होना ज्यादा जरूरी है, उसका एग्जैक्ट कोएफिशिएंट अगर कोई ऊपर नीचे होगा तो वो K में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी देखी थी जब मैंने आपको ये इक्वेशन समझाई थी, आर ए इज इक्वल टू के पी ए रेज टू पावर ए पी बी रेज टू पावर बी, और हमने कहा था कि पी ए यूजिंग द आइडियल गैस लॉ कैन बी रिटर्न एज C over RT, and then you can combine K over RT into a single constant and write your equation RA is equal to K prime CA. The only difference being K now contains original rate constant as well as the factor RT. तो K के अंदर इस किस्म के कॉन्स्टेंट्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल इसी प्रोसेस की देखते हैं। We have an enzyme type reaction. A reactant called the substrate, ये reactant है, is converted to product by the action of an enzyme, ये catalyst है, and enzyme is very large compared to the reactant.
enzyme is highly specific, catalyzing only one particular reaction or one group of reactions. Overall reaction is A goes to R in the presence of enzyme. अब हमें इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पता है। पहला रिजल्ट है a rate proportional to concentration of enzyme introduced into the mixture. इसका मतलब है ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, कम एंजाइम प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है एट लो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो आर प्रोपोर्शनल टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की रिस्पेक्ट से ऑर्डर 1 है। कब? जब ए की वैल्यू स्मॉल है। एट हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन rate levels off and becomes independent of reactant concentration. इंडिपेंडेंट होने के लिए A, जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, इसका एक्सपोनेंट 0 होना चाहिए। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ A का एक्सपोनेंट 0 कर दूंगा तो इसका मतलब है आंसर आ जाएगा 1, विच मींस इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमें यहां पे नजर आ रही हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। At low reactant concentration, order of reaction is 1. At high reactant concentration, order of reaction is 0. जब कभी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा हो अंडर डिफरेंट कंडीशंस, इसका मतलब है नॉन एलिमेंट्री है। अगर एलिमेंट्री होता तो हमेशा सेम रहता। वाई? क्योंकि स्टाइकोमेट्री तो फिक्स है। स्टाइकोमेट्री तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। रिएक्शन है ए गोज टू आर, इसकी स्टाइकोमेट्री है 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ आर। तो इसकी एलिमेंट्री इक्वेशन तो फिर वही रहनी चाहिए ना, माइनस आर इज इक्वल टू के सी ए रेज टू पावर 1। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता तो इसकी रेट इक्वेशन हमेशा माइनस आर इज इक्वल टू के सी ए रेज टू पावर 1 होती। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बता रही हैं कि लो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे वी गेट समथिंग एल्स, हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे वी गेट अ डिफरेंट ऑर्डर। और ऑर्डर चेंज हो रहा है, दैट मींस कुछ कंडीशंस पे रेट इक्वेशन और स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, कुछ कंडीशंस पे रेट इक्वेशन और स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही। बॉटम लाइन, नॉन एलिमेंट्री स्टेप। अगर नॉन एलिमेंट्री है तो इसके एलिमेंट्री स्टेप्स लिखे जाने चाहिए। प्रपोज ये किया गया, इसको कहते हैं माइकेलिस मेंटन मेथड। माइकेलिस मेंटन, ये 2 साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि ये मैकेनिज्म इसका ये होना चाहिए एंजाइम रिएक्शंस का। कहते हम ये हैं कि रिएक्टेंट ए है, एंजाइम ई है, एंड द टू टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एक्स। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फॉरवर्ड रिएक्शन में 1 रेट कांस्टेंट K1, रिवर्स रिएक्शन में K2, ए और एंजाइम मिलके एक कॉन्जुगेट बनाते हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल है मॉलिक्यूलर इंटरमीडिएट नॉन चेन मैकेनिज्म की। ए प्लस एंजाइम गोज टू ए डॉट एंजाइम। ठीक है, एक कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स। अगले स्टेप में ये जो कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट आर और एंजाइम ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम रिकवर हो गया। एज पर डेफिनिशन कैटलिस्ट participates in the reaction but remains unchanged at the end of the process. E participate करता है, एंड पे रिकवर भी हो जाता है। तो दैट मीन्स E is actually a catalyst. A goes to R, क्योंकि X भी प्रोड्यूस होता है, कंज्यूम हो जाता है, नेट A goes to R। ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं है? हमने पहले भी बात की थी, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एक एंजाइम ई है, उसके लिए रिएक्टेंट ए ये तो की हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट आर उसकी की हो, ये इम्पॉसिबल है। दैट वुड मीन
कि एक एंजाइम जो है वो हाइड्रोजिनेशन भी कर सकता है और डिहाइड्रोजिनेशन भी कर सकता है। दैट इज नॉट ट्रू। एंजाइम या तो हाइड्रोजिनेशन करेगा या डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। ठीक है, एंजाइम या तो डिहाइड्रेशन करेगा या हाइड्रेशन करेगा, दोनों नहीं कर सकता। अदरवाइज एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है ना वो क्लेम नहीं की जा सकेगी। तो पहला स्टेप, ये रिवर्सिबल हो सकता है क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट नहीं बनी। इट्स जस्ट अ कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। प्रोडक्ट बन गई, अब ये प्रोडक्ट एंजाइम के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, इसलिए हमें पहले से ही पता है कि हमें K4 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अपने मैकेनिज्म को ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दूसरे रिएक्शन को आपने ऑलरेडी कह दिया कि ये इरिवर्सिबल ही होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट द प्रोसेस दैट कैन मेक योर लाइफ सिंपलर। आप 4 इक्वेशंस लिख के फिर भी तो एंड पे जाके कैंसिल कर ही सकते थे ना, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया है। हमें कुछ नहीं पता था, हमने 4 इक्वेशंस लिखी, चारों के रेट को लेके चले, एंड पे जाके हमने कहा इसमें से एक इरिवर्सिबल है। यही काम हम यहाँ पे भी तो कर सकते थे। लेकिन अगर आपको शुरू में ही एक इंफॉर्मेशन पता है कि जी ये प्रोसेस ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए, तो देन यू कैन ऑलरेडी अप्लाई दो सिंप्लीफिकेशंस व्हेन प्रोपोजिंग द मैकेनिज्म। अच्छा, अब जब मैं रेट लिखूंगा, सबसे पहले मैं रेट लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों? -RA इज इक्वल टू, पहले रिएक्शन में K1 CaCe, दूसरे रिएक्शन में K2CX, और तीसरे रिएक्शन में K3CX। ठीक है, ऐसे। अब यहां पे हम assumption ले रहे हैं ये वाली। हमने कहा था ना कि टोटल एंजाइम इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्मेट्स, कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड। हम कहते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन है E0, ये यहां पे सिंबल ऑलरेडी गिवन था। A rate proportional to concentration of enzyme introduced into the mixture, E0। और E0 जो है ना उसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक बन जाता है E which is concentration of unconjugated enzyme, दूसरा बन जाता है X which is concentration of conjugated enzyme। और फिर हम कह देते हैं dx by dt equal to 0। यही काम यहां पे हुआ है। E0 इक्वल टू E प्लस एक्स। E0 टोटल एंजाइम है, ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म है, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। और फिर हमने कहा dx by dt इक्वल टू 0। ठीक है, लेट्स नाउ राइट रेट इक्वेशन। प्रोडक्ट बनी कहां है? सिर्फ यहां पे। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू K3CX। पहले रिएक्शन में R नहीं है, दूसरे में भी R नहीं है, R सिर्फ इधर है। इक्वेशन लिखी dr/dt विच इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू R। ये मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन है, दिस इज बेसिकली N/V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। और जब मैं V को बाहर निकाल दूं तो 1/V dN/dt इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। तो dr/dt इज बेसिकली R। जैसे हम यहां पे लिख रहे थे ना RA, इस तरह dr/dt इज बेसिकली R। और इसकी इक्वेशन है K3X। एज बिफोर, X मेजरेबल नहीं है, X को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, X का रेट लिखेंगे। X पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन से आएगा, दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन से आएगा, तीसरे में भी रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन से आएगा। dx/dt which is rate of reaction of R is equal to rate of change of concentration of R, X is equal to K1 concentration of A, concentration of unconjugated enzyme। देखें यहां पे E0 नहीं लिखा, यहां पे X भी नहीं लिखा। इक्वेशन में क्या था जी? E।
अनकॉन्जुगेटेड एंजाइम। आप इसको इस तरह समझे कि टोटल अगर आपने 1 मोल डाला था और उसमें से 0.7 मोल्स ऑलरेडी कॉन्जुगेट बना चुका है, तो उसने तो एक्स फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेना, वो तो ऑलरेडी एक्स में चला गया है। एक्स को प्रोड्यूस करने में हिस्सा तो वो वाली कंसंट्रेशन ने लेना है जो अभी तक फ्री घूम रही है। तो यहां पे इसलिए ई आना चाहिए, ई जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि ई जीरो कंटेन्स बोथ फॉर्म्स। यहां पे एक्स भी नहीं आना चाहिए बिकॉज एक्स इज ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड एंड हैज नाउ बिकम अनअवेलेबल फॉर फर्दर रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट के टू एक्स, लेकिन माइनस साइन के साथ, तीसरे में भी माइनस के थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। अगला स्टेप क्या होगा जी? एक्स एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम ये K2 और K3 वाली टर्म्स इधर ले जाएंगे, ये बचेगा K1 AE, K2 और K3 को इधर डिवाइड कर देंगे। एंड वंस यू डू दैट यू विल सी दैट वी हैव एन इक्वेशन फॉर x। अब इस x इक्वेशन को उठा के आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। दिस इज दैट इक्वेशन। पहले स्टेप में हमने x को अलहदा किया, दूसरे स्टेप में हमने x को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखने में इट लुक्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, थोड़ा सा हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये रेट कांस्टेंट K1 है, ये K3 है, इधर K2 प्लस K3 है और K1 है। अब किया ये है कि इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी K1 से डिवाइड कर दिया है। यहां पे K1 से डिवाइड होगा, न्यूमरेटर में K1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये वन K1 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा K2 प्लस K3 ओवर K1, और ये तीनों रेट कांस्टेंट्स हैं विच मींस अनदर कांस्टेंट। तो इसको हम कह देते हैं m। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो अगर मतलब मेरे पास इस बुक में ये एडिटिंग की ऑप्शन होती तो मैं यहाँ पे कोई रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल K4 या खाली K या कोई इस तरह का सिंबल लिखता ताकि कंफ्यूजन ना हो। m जो है वो बेसिकली कंसंट्रेशन नहीं है, सिंबल उन्होंने इस तरह लिख दिया है, m इज सिंपली अ कांस्टेंट। कंसंट्रेशंस ये हैं एंजाइम की E0 टोटल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की A। अब ये वो इक्वेशन है जो हमने प्रोड्यूस की है थ्योरेटिकली, dr/dt इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम m प्लस A। और हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ये बात ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। E0 न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, तो मैं ये रिएक्शन ऐसे लिखता हूं K3 कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय m प्लस A, और इस सब को ब्रैकेट में कर दूं मल्टीप्लाइड बाय E0। तो दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ E0। पहला चेक। दूसरा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल है, एट लो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है तो m और a में से a छोटा होगा, m बड़ा होगा। a को हम इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर में। जैसे ही a को इग्नोर किया, इक्वेशन बची K3 A E0 डिवाइडेड बाय m। m कांस्टेंट है, K3 कांस्टेंट है, दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर एज अ न्यू कांस्टेंट। इक्वेशन बची दैट न्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय E0। तो a के ऊपर एक्सपोनेंट कितना है, 1। जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या कहती थी, लो कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A। ये भी ठीक हो गया। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी हाई कंसंट्रेशन। At high reactant concentration, rate levels off and becomes independent of reactant concentration.
हाई कंसंट्रेशन। अब क्या करना है, अब कहना है जी एम और ए में से एम बड़ा है, एम छोटा है, ए बड़ा है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। इक्वेशन बचेगी K3 ए E0 डिवाइड बाय ए। ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा K3 E0। इस इक्वेशन में ए नहीं आया, दूसरे लफ्जों में उसका एक्सपोनेंट हो गया जीरो, या कंसंट्रेशन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए। बॉटम लाइन, तीन ऑब्जर्वेशंस हमने एक्सपेरिमेंटली रिपोर्ट की थी। हमारे पास कोई रेट इक्वेशन नहीं थी, लेकिन तीन ऑब्जर्वेशंस थी। लो कंसंट्रेशन पे वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, सॉरी ये हमेशा ट्रू है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। दूसरे केस में जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लो वी गेट फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट। तीसरे नंबर पे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई वी गेट जीरो ऑर्डर इन रिएक्टेंट। ये तीनों चीजें हमने यहां पे क्रॉस चेक कर ली। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। By comparing with the experiment, we see that this equation fits the three reported facts. Bottom line, ये जो इक्वेशन है dr by dt is equal to K3A E0 over m plus a, ये आपकी proposed rate equation है that explains all experimental observations, और उसके underlying elementary reaction का mechanism ये है। ठीक है, चलो अभी तक इस चैप्टर में जो हमने काम किया है वो था कि वी वर वर्किंग विद कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। अगर आपको चैप्टर के शुरू में याद करवाऊं, हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। और सेक्शन 2.1 जो है वो था कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म ऑफ अ रेट इक्वेशन। तो अभी तक हमारा जो प्राइम फोकस था वो इसी सी ए रेज टू पावर, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके ऊपर था। एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री को भी हमने इसी तरह डिफाइन किया था। एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री की डेफिनेशन में रेट कांस्टेंट कहीं नहीं आता। द ओनली थिंग दैट कम्स इज व्हाट इज द stoichiometric coefficient and what is the exponent in the rate equation, which means we were talking only about the concentration dependent term. मॉलिक्यूलैरिटी में भी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड, इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्डर कंसंट्रेशन के साथ हम बात कर रहे थे। जितनी अभी तक हमने रेट इक्वेशंस देखी वो सब इस डायरेक्शन में थी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की। पहली चीज, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई हम करके कहते हैं कि इट एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। दोनों में बड़ा फर्क है, मैं आपको ना ये यहां पे लिख के दिखाता हूं। एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या f1 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय f2 ऑफ वाई। ये सिंपल फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स है। वजह, अगर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हो तो आपको याद होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए एक इक्वेशन में, सॉरी, एक वेरिएबल जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है और बाकी पूरी इक्वेशन का दूसरे कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं।
तो ये जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है ना, इसका मतलब है कि एफ के अंदर एक्स वाली टर्म्स भी हैं, वाई वाली टर्म्स भी हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हैं, लाइक एक्स वाई स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इस तरह की सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना कितना मुश्किल हो जाएगा जब तक हमें फुल फंक्शनल फॉर्म नहीं पता होगी। हम डेरिवेटिव ले नहीं सकेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स आपस में कपल्ड हैं, आप एक को दूसरे से अलग कर नहीं सकते। इस फॉर्म का फायदा क्या है? f1 ऑफ x ये एक फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। एज अ रिजल्ट जब मैं y की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लूंगा तो इस फंक्शन की फॉर्म एक्स वाई कुछ किसी भी तरह की हो, उसका डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से हमेशा जीरो होगा। मुझे इसकी फंक्शनल फॉर्म का पता होना जरूरी नहीं है। ये एक्स स्क्वेयर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, 1/x भी हो सकता है, log ऑफ x भी हो सकता है, कुछ भी हो। पार्शियल ऑफ दिस फंक्शन डिवाइड बाय पार्शियल ऑफ y विल ऑलवेज बी जीरो। इसी तरह f2 ऑफ y, इसके ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि इसकी अपनी फंक्शनल फॉर्म जो मर्जी हो, x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। तो ये जो अप्रोच है ना, ये हमें बड़ा बेनिफिट देती है। हमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को मेजर कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता। जब हम टेम्परेचर वाली टर्म्स को मेजर कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज क्या होना था, हम टेम्परेचर वेरी करते और साथ साथ हमें कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट बताना पड़ता और साथ साथ टेम्परेचर की चेंज भी देखनी पड़ती। तो हम बेसिकली वो जो प्रिंसिपल है ना कि एक वक्त में एक चीज को वेरी करें आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, हम उसको मेंटेन ना कर सकते। इस तरह की एजम्पशन लेके कि योर रिएक्शन इज एक्चुअली लाइक दिस, या रेट इक्वेशन इज लाइक दिस, कि उसमें कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स जो है ना वो कलेक्टिवली जिस मर्जी फॉर्मेट को अडॉप्ट करें, लेकिन टेम्परेचर से वो अलग ही होती है। और टेम्परेचर की टर्म्स आपस में जैसे मर्जी रहें लेकिन वो कंसंट्रेशन से अलग रहती हैं। ये है। तो अगर आप चैप्टर के फर्स्ट इक्वेशन को देखें, वहां पे हमने ये लिखा है इक्वेशन 2 माइनस आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म्स। इसमें दरमियान में कॉमा लगा हुआ है विच मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये है असल ट्रू कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। फॉर प्रैक्टिकल इजीनेस हम इसको ऐसे ले लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स, two functions. F1 only depends on temperature, F2 only depends on composition. और फिर उसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि F1 ऑफ टेम्परेचर जो है ना, ये सिंपली एक कांस्टेंट K है। तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय F2 ऑफ कंपोजिशन। और F2 ऑफ कंपोजिशन है ना, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, आपने जो कुछ डालना है वो इसमें आना है। सी ए रेज टू पार ए, सी बी रेज टू पार बी, वो सब कुछ ये है F2 ऑफ कंपोजिशन जो हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ा है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है वो सिंपली के है। हम ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल नॉन रिएक्शंस फॉलो अर्हेनियस लॉ। अर्हेनियस लॉ कहता है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रेट कांस्टेंट है के, इट कैन बी रिटन एज k is equal to k0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी। के जीरो जो है ना, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कुछ बुक्स में कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दोनों चीजें ठीक हैं। ई जो है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमने टेम्परेचर का पूरा इफेक्ट जो है ना
वो इस के में डाल दिया। जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना रेट कांस्टेंट, तो बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट ओनली एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बदल देंगे तो ये देखें, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी, यहां पे टेम्परेचर बदला, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बदली, एज अ रिजल्ट के भी बदल जाएगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट लाइक मास ऑफ 1 किलोग्राम। वो एक ट्रू कांस्टेंट है, ये ऐसा कांस्टेंट नहीं है। हम इसको कांस्टेंट कहते जरूर हैं, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर का फिक्स होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो देन रेट कांस्टेंट विल चेंज। ठीक है, लेट्स से हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं और किसी एक जगह पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन नोन है, तो हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। लॉजिक उसकी क्या है, इक्वेशन थी जी, के इज इक्वल टू के जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी। मैं इसको दो दफा लिखता हूं, एक दफा के वन के साथ टी वन पे, एक दफा के टू के साथ के टू इज इक्वल टू के जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी टू। याद रखें, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के जीरो जो है उसने चेंज नहीं होना, एक्टिवेशन एनर्जी ई उसने चेंज नहीं होना, गैस कांस्टेंट ने चेंज नहीं होना। चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो मैंने वही इक्वेशन दो टेम्परेचर्स पे लिख दी। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, के वन डिवाइडेड बाई के टू। जब मैं डिवाइड करूंगा के जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी वन, और इस सब के डिवाइडेड डिवाइडेड में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस माइनस ई ओवर आर टी टू। अगर दो पावर्स को कंबाइन करना हो तो नीचे वाली ऊपर जाएगी, यानी के वन ओवर के टू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ओवर आर टी टू। और दोनों चूंकि ई की पावर्स हैं तो मैं इनको इकट्ठा भी लिख सकता हूं, के वन ओवर के टू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ओवर आर टी वन प्लस ई ओवर आर टी टू। इसको हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं, के वन ओवर के टू इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर, या पहले लॉग, अक्सर लोग ले लेंगे, लॉग ऑफ के वन ओवर के टू इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर टी वन प्लस ई ओवर आर टी टू, या लॉग ऑफ के वन ओवर के टू इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर, माइनस ना लिखें अगर तो, ई ओवर आर मल्टीप्लाइड बाय 1/T2 माइनस 1/T1। ये इक्वेशन है जो यहां पे लिखी हुई है। जो मैंने डिराइव किया उसमें K1/K2 किया है, इसलिए T2 माइनस T1 आया है। उन्होंने K2/K1 किया है, इसलिए 1/T1 माइनस T2 आया है। ये दोनों सेम इक्वेशंस है। ठीक है, ये भी अर्हेनियस इक्वेशन है, ये भी अर्हेनियस इक्वेशन है। ये अर्हेनियस इक्वेशन की सिंगल पॉइंट फॉर्म है कि अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर पता है और फ्रीक्वेंसी वेक्टर पता है तो देन यू कैन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर एक टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पे आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं।
तो ये दो टेम्परेचर्स को लिंक करती है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को लिंक करती है। ये सिंगल पॉइंट फॉर्म है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ये भी अर्हेनियस लॉ है, ये भी अर्हेनियस लॉ। ठीक है, चलें। ये जो आगे कल हम देखेंगे कि अर्हेनियस लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल भी है और ये थ्योरेटिकल भी है। ये थ्योरी से भी डिराइव हो जाता है और एक्सपेरिमेंटल डाटा भी इसको वैलिडेट करता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अर्हेनियस लॉ इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड। मतलब आप इस पूरी बुक में देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है ना, उसकी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स आपको मिलेंगी। सिंपल भी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, बहुत मुश्किल भी होंगी। लेकिन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है वो ऑलमोस्ट 100% ऑफ केसेस में अर्हेनियस लॉ, बस। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, अर्हेनियस लॉ। एक टेम्परेचर पता है, दूसरे पे निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्म। सिर्फ एक टेम्परेचर पे डाटा रिक्वायर्ड है तो सिंगल पॉइंट फॉर्म। ठीक है, चलें, लेट मी स्टॉप हियर। अब अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज। नो क्वेश्चन आस्क्ड? नो सर। ओके, चलें जी। नाउ आई सी 56 पीपल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग लेट आए हैं प्लीज, आई वेटेड फॉर यू फॉर 10 minutes एंड इफ यू आर इन टाइम आई वुड लव टू स्टार्ट एट 10। मतलब इट्स कॉमन कि मैं मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं उसके बाद इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि ज़रा सफिशिएंट स्ट्रेंथ पूरी हो जाए तो फिर जो है ना फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ कम इन टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। लव